जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका जो चैप्टर चलेगा आपका चलेगा पोषण। क्या चलेगा? पोषण यानी न्यूट्रिशन। इससे पहले जो चैप्टर जो आपका था क्या पाचन तंत्र था, वो लगभग 5 क्लास चला, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उससे संबंधित जो पूछा गया प्रश्न भी जो था घटनाचक्र बुक में जो लिखा हुआ था, ठीक है, और उसका जिसमें कि आपका बीपीएससी पीसीएस जो भी था स्टेट बाय स्टेट टोटल का, और उसके बाद कुछ आईएएस का भी था, आईपीएस का भी था, यानी यूपीएससी का भी था, वो सब प्रश्न था। देखिए एक चीज़ से मेरा एक तरह से कोशिश ये रहता है कि जितना भी हम पीवाईक्यू में जो भी प्रश्न आता है, ठीक है, उसको संपूर्ण रूप से व्याख्या करें। ऐसा नहीं कि बस एक प्रश्न का ऑप्शन आया उसको व्याख्या किए चल दिए। और एक और चीज़ से अभी जो ये जो बैच चल रहा है आपका क्या क्या चीज़ का चल रहा है, आपका रेलवे का भी चल रहा है, एसएससी का भी चल रहा है, तो संपूर्ण रूप से जितना भी एक दिवसीय एग्जाम है सबका फाउंडेशन बैच चल रहा है। आप बोलिएगा कि जब ठीक है तो आप भैया जो अभी जो चला है पीवाईक्यू जो चला है आप बीपीएससी लेवल का चला है, तो ऐसा बात नहीं है। समझिए ध्यान से, यदि हम जैसे पाचन तंत्र खत्म किए, एक बार घटनाचक्र बुक से खत्म करेंगे पाचन तंत्र का पीवाईक्यू, एक बार रेलवे का खत्म करेंगे पीवाईक्यू पाचन तंत्र का, फिर एक बार एसएससी का करेंगे, पता चलेगा कि प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप एग्जाम का कंप्लीट करने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम उस सब का एक सोल्यूशन लाते हैं कि जैसे 37 को प्रश्न था, 37 प्रश्न को हम इस तरह से व्याख्या किए हुए हैं, इस तरह से व्याख्या किए हुए हैं कि आप जाकर के रेलवे का भी पाचन तंत्र का जो पीवाईक्यू जो है, ठीक ना, उसका भी आप देखिएगा तो क्या होगा, लगभग उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बात नहीं कि उसका कुछ अलग होता है, ठीक है, हम देखे हुए हैं उसका भी पीवाईक्यू टोटल। एसएससी का भी देखिए, एसएससी जीडी का भी देखिए, एसएससी सीजीएल का भी देखिए, एसएचएसएल का देखिए, या बिहार एसएससी का भी देखिए, किसी का भी आप पीवाईक्यू देखिएगा तो लगभग सबका इसी से आपका जो कल का जो आपका सेशन जो था 2 घंटे, लगभग 2 घंटे प्लस का था, लगभग 16-17 मिनट का, उसमें आपका लगभग सबका 95% लगभग टच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, टोटल व्याख्या करते हैं। बाद में आप कहीं भी फाउंडेशन किए हुए हैं, यदि एक बार ये पीवाईक्यू कर लीजिएगा, जो कल जो आपका जारी हुआ था, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नजर आएगा, कोई समस्या नहीं नजर आएगा, आपका कंप्लीट रूप से क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए आज आपका क्या चलेगा, आपका पोषण। देखिए पोषण क्या चीज़ होता है, देखिए पोषण और यदि पाचन आप संपूर्ण रूप से पढ़े हुए हैं तो पोषण में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगा। देखिए होता है क्या कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, बस पोषण में थोड़ा सा चेंज होगा। हाँ, लेकिन हम पढ़ाएंगे टोटल, ऐसा नहीं कि पाचन में हमको जो इससे जुड़ा जो भी मैटर था वो हम बता चुके हैं, तब यहाँ नहीं बताएंगे, ऐसा बात नहीं है। इसमें फिर से बताएंगे, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, एक तरह से आपको फिर से समझ में आएगा, पीछे चैप्टर का भी अच्छा हो जाएगा। और पीछे चैप्टर में देखिए जो भी अभी वर्तमान जो भी हम चैप्टर पढ़ाते रहते हैं ना, उसको इस तरह से पढ़ाते हैं कि अगला चैप्टर ऐसा लगेगा उसको कि हाँ वो पढ़ चुके हैं, बहुत जान रहे हैं उसको, एक ज़्यादा नया नहीं लगेगा। कुछ कुछ नया वर्ड आएंगे, ज़्यादा नया वर्ड नहीं आएगा। इसलिए जो हम ज़्यादा बोलते जो है ना, इस बोलते जो समझाते हैं उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिए। चैप्टर से संबंधित जो चीज़ होता है वो लिखा भी देते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्टिंग हम क्या चीज़ कर रहे हैं, पोषण। क्या चीज़? पोषण। वाह, क्या है आपका पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण यानी क्या है, न्यूट्रिशन। देखिए पोषण क्या चीज़ है, पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण एक नॉर्मली समझिएगा, पोषण एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है कि यह एक तरह से किसकी सहायता से ये पूरा होता है, पोषक तत्व की सहायता से होता है। आप सुने होंगे कि वो बच्चा को जो है ना उसका लालन पोषण सही से नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या है, वह पतला है, वह सही से खड़ा नहीं हो पाता है, वह सही से चल फिर नहीं पाता है, वह दौड़ नहीं पाता, उसको भोजन सही से नहीं खिला गया, उसको खान पान उसका सही नहीं है, खान पान सही नहीं हुआ तो उसका पोषण भी सही नहीं हुआ। पोषण मतलब क्या होता है, बच्चे को बहुत अच्छा से खान पान देना, पूरा टंच होना, बच्चा पूरा तंदुरुस्त होगा, पूरा तरोताजा होगा, एकदम रनिंग करेगा, दौड़ेगा धूपेगा, उसका वृद्धि और विकास पूरा अच्छा से होगा। इस प्रकार से जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बच्चा का पोषण अच्छा हुआ। ठीक है, अब जिस बच्चे का इस प्रकार का प्रक्रिया नहीं होता, उसका पोषण सही से नहीं हो पाता है, तो उस बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग, कुपोषित बच्चा कहते हैं। कुपोषित मतलब क्या, उसका पोषण सही से नहीं हो पाया, उसको खान पान सही से नहीं मिल पाया, उसको एक तरह से क्या हो गया, उसको कार्बोहाइड्रेट सही से नहीं मिल पाया। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, उसके शरीर में ऊर्जा बनाता है, वो नहीं मिल पाया उसको। प्रोटीन क्या होता है, उसके शरीर के विकास कराता है। अक्सर अभी देखते होंगे जितना भी जैसे आंगनबाड़ी सब संस्था जो है, ठीक ना, सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें क्या देखिएगा कि उसको तरह से कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, बच्चे को चावल एक तरह से दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, उसको एक तरह प्रोटीन सोयाबीन दिया जा रहा है बच्चे को खाने के लिए। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है, क्या कि उसको तरह से जो गरीबी रेखा से जो नीचे है उसके पास इतना सुविधा नहीं है जो कि हर कुछ उसको टोटल पोषक तत्व उसको मिले, उसका शरीर हर तरह से टूटंच हो, वैसे शरीर को जो चीज़ का जरूरत है वो हर कुछ मिले, तो नहीं मिल पाता है। इसके लिए
सरकार एक तरह से भिन्न भिन्न प्रकार का योजना बनाया, उसके अंतर्गत से उसको पूर्ति किया जा रहा है। बाय द वे अगर थोड़ा थोड़ा एक तरह से सरकार में सिस्टम देखिए, सरकार के द्वारा जो भी नियम बनाया जाता है वो सब सही होता है, ठीक है, लेकिन उसी के बीच क्या करता है, कुछ गलत लोग क्या करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अन्यथा इतना नियम बनाया गया, इतना सब कुछ दिया गया जनता को कि यदि वो सब कुछ मिल जाता है जनता को तो बहुत फायदे में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए वो क्या करता है, सभी पोषक तत्व क्या होता है, बच्चा को सब कुछ दिया जाता है, दूध भी दिया जाता है बच्चे को एक तरह से, वहाँ पे एक तरह से जो आंगनबाड़ी संस्था सब होता है उसमें खाने पीने के लिए, ठीक है। इसका मतलब पोषण क्या है कि बच्चे में ऊर्जा, वृद्धि और उसका एक तरह से रोग से वो बच सके, ऐसे सब तत्वों को एक तरह से मिला करके उसको खिलाया जाना, जिससे उसको सब चीज़ संपादित हो, उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग पोषण कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, शुरू में जब बच्चा जब जन्म लेता है उसको हमको क्या आते हैं, मुख्य रूप से क्या आते हैं, दूध देते हैं। और दूध में क्या पाया जाता है आपका, दूध में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो ऊर्जा देगा। दूध में आपका प्रोटीन पाया जाता है, वो बच्चे के शरीर का वृद्धि करवाएगा। दूध में आप क्या पाता है, विटामिन्स होता है, वो बच्चे को रोग से सुरक्षा प्रदान करेगा। दूध में आपका खनिज लवण यानी कैल्शियम पाया जाता है, वो क्या होगा, उसका हड्डी मजबूत करेगा, ठीक ना। इसका मतलब पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व की सहायता से क्या करता है, शरीर में क्या होता है, ऊर्जा, वृद्धि, विकास और रोगों से सुरक्षा प्रदान होता है, ठीक। चलिए लिखते हैं क्या चाहिए आपका, पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन ना, यह एक क्या है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक क्या है, प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्व, जिसमें पोषक तत्व, पोषक तत्व मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स, क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व की सहायता से, की सहायता से शरीर में क्या चीज़, ऊर्जा मिलना चाहिए। ऊर्जा मिलेगा तो हम क्या अभी जो बोल रहे हैं ऊर्जा के कारण नहीं बोल पा रहे हैं, शरीर में ऊर्जा है तब बोल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं क्लास को, आपके शरीर में ऊर्जा है तब देख पा रहे हैं। ऊर्जा खत्म हो जाएगा आप इसके जगह आप सो जाइएगा, आराम करने के लिए बारे में सोचिएगा। मेरा ऊर्जा खत्म हो जाएगा तो हम यह खड़ा नहीं रह पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या होता है शरीर में, ऊर्जा, शरीर का वृद्धि, शरीर का वृद्धि। अब देखिए हम लोग क्या होता है, बचपन में क्या होता है, मात्र इतना, बस इतना आकार के होंगे लगभग से, सबका सब एवरेज इतना है शेप का। अभी क्या है, इतना बड़ा शेप का हो गया। इसका कारण कौन है, इतना बड़ा आकार बॉडी का कौन बनाया है आपका, यही पोषक तत्व बनाया है। यही पोषक तत्व ही एक तरह से क्या किया है, हम लोग के शरीर को इतना बड़ा आकार प्रदान करता है, ठीक है। शरीर का वृद्धि यानी विकास बोलिए, वृद्धि बोलिए, बात बराबर है। उसके बाद रोगों से सुरक्षा, क्या होता है, रोगों से सुरक्षा। अब समझिएगा ध्यान से, रोगों से सुरक्षा, यदि रोग किसी प्रकार का भयानक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, अभी इतना तक हम जी पाते नहीं जी पाते। जीवन यापन के लिए क्या जरूरी है, रोग से सुरक्षित भी रहना जरूरी है। रोग से सुरक्षा भी कौन देता है, आपका पोषक तत्व ही देता है। अब कौन कौन पोषक तत्व आपको ऊर्जा देगा, वृद्धि देगा, कुछ अभी बोल भी चुके हैं और कुछ आगे संपूर्ण रूप से बताएंगे भी, ठीक है। वृद्धि देता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यह एक प्रक्रिया है, ठीक ना, जिसके माध्यम से क्या हो जा रहा है, पोषक तत्व के माध्यम से या पोषक तत्व की सहायता से शरीर में ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब मुख्य हीरो कौन है, पोषक तत्व है। सहायता किससे, पोषण जो एक प्रक्रिया है, यह सहायता किससे ले रहा है, किसकी सहायता से कर पा रहा है, पोषण प्रक्रिया किसकी सहायता से कर पा रहा है, यह पोषक तत्व की सहायता से कर पा रहा है, ठीक है। अब मैन खेल किस पे है, पोषक तत्व है, तत्व पे है। तो अब हम समझते हैं ध्यान से देखिए यह पोषक तत्व क्या चीज़ होता है। पोषक तत्व मुख्यतः क्या होता है, समझिए ध्यान से, दो प्रकार का होता है। पोषक तत्व क्या होता है, मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पोषक तत्व मुख्यतः दो प्रकार का होता है। देखिए इस चीज़ को समझते हैं, बस टेंशन फ्री धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिएगा, मजे से, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए पोषक तत्व कितना प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो एक तो समझ ध्यान से, एक पोषक तत्व जो आकार में क्या होता है, बड़ा, एक पोषक तत्व जो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है, उसको हम बृहद कहते हैं। जो आकार में छोटा होता है उसको हम लघु कहते हैं। सीधी सी बात है, हिंदी में आसान है। कभी कभी आपको हिंदी आसान लगेगा वर्ड, कि कभी कभी आपको अंग्रेजी का वर्ड आसान लगेगा। इसमें क्या होता है, जो बड़ा होता है उसको बृहद पोषक तत्व कहते हैं, जो छोटा होता है उसको हम लघु पोषक तत्व कहते हैं। सीधी सी बात है, जिसका आकार बड़ा उसको बृहद, जिसका आकार छोटा उसको हम लघु कह देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा, कौन कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या चाहिए आपका, बृहद पोषक तत्व, क्या होता है, बृहद पोषक तत्व। एक होता है क्या चाहिए आपका, लघु पोषक तत्व, क्या होता है, एक लघु
पोषक तत्व क्या होता है आपका? एक लघु पोषक तत्व। ठीक है, चलिए हिंदी तो आसान है लेकिन इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। इसका क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसका भी यही होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग आपको बताएंगे। देखिए बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश दोनों आपको कवर करना ही पड़ेगा, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश पूछ देता है। ठीक है, देखिए ये भी अगर पढ़ेगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट से पढ़ाता है, ये भी क्या होता है आपका? माइक्रो न्यूट्रिएंट से पढ़ाता है। अंतर क्या चीज़ है? इसमें एम के बाद ए है, इसमें एम के बाद क्या है? आई है। तो अब देखिए एम के बाद जो ए है मतलब क्या हो गया? ये माँ। एम के बाद ए है, इसका मतलब क्या हो गया? यह माँ हो गया। माँ को क्या होता है? जगत में सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, दुनिया में सबसे बड़ा दर्जा किसको दिया जाता है? माँ को दिया जाता है। इसलिए याद रखिएगा एम ए वाला जो है वो है बृहद पोषक तत्व है, यानी बड़ा वाला है। एम आई वाला क्या है? छोटा वाला है। तो अब देखिए बड़ा वाला जो है इसके बारे में बहुत बार आप नाम सुन चुके हैं, छोटा वाला के बारे में सुने हैं, लेकिन जो हम पाचन तंत्र जो पढ़े थे उसमें बड़ा वाला का ही सबसे ज़्यादा काम आया था। कौन कौन? देखिए नाम सुनिएगा फिर से, कौन कौन होता है इसमें बृहद पोषक तत्व में? एक नंबर पे होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, बहुत बार नाम सुने इसका। क्या चीज़ के बारे में तो लगभग जान चुके हैं इसको। ठीक है, यह क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा क्या होता है आपका? प्रोटीन। दूसरा क्या होता है आपका? प्रोटीन। तीसरा आपका क्या होता है? आपका वसा। तीसरा आपका क्या होता है? वसा। वसा को फैट कहते हैं और एक तरह से क्या कहते हैं हम लोग? लिपिड्स। किताबी भाषा की तरह से क्या हो इसका? लिपिड्स हो गया। ठीक है, समझ ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीन को बारे में तो बहुत पढ़े हैं, पाचन तंत्र में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, ये तीनों क्या होता है? ये बड़ा आता है, इसके अणु क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं, इसके अणु आकार में बड़े होते हैं। अब देखिए किसके किसके अणु आकार में छोटे होते हैं? लघु पोषक तत्व में कौन होता है? आपका पहला नंबर पे हो गया जल। क्या हो गया आपका? पहला नंबर पे जल। जो जल का जो अणु जो होता है वह क्या होता है? बहुत छोटा होता है। दूसरा नंबर पे क्या हो गया आपका? विटामिन। क्या हो गया? दूसरा नंबर पे क्या हो गया आपका? विटामिन। दूसरा नंबर पे क्या हो गया? विटामिन। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पे क्या हो गया? खनिज लवण। क्या हो गया आपका? खनिज लवण। इसका मतलब क्या होगा? मिनरल्स। क्या हो गया? मिनरल्स। अब समझिएगा ध्यान से, तीन को हो गया बड़ा और तीन को हो गया छोटा। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, एक और मुख्य पॉइंट ये समझना है। ठीक है, कि जितना भी पोषक तत्व होता है उस सब को हमको कहाँ लेके जाना होता है? कोशिका के पास। और कोशिका हमारे शरीर के सभी अंग में, कोई भी अंग उठा लीजिए सब में कोशिका है, एक एक अंग में कोशिका है। कान के पास भी कोशिका है, दांत के पास भी कोशिका है, एक तरह से क्या होता है आपका? पैर के पास भी कोशिका है, इस यहाँ पे हाथ के पास भी कोशिका है, किडनी के पास भी कोशिका है, लीवर के पास भी कोशिका है, हृदय के पास भी कोशिका है। सबका सब अंग कोशिका से ही मिलकर बना हुआ था। अब बताइए अक्सर से, हाँ कोशिका का, अब पूछिएगा सब कोशिका से मिलकर बना, तो कोशिका का आकार कितना होता है? भाई वो इतना छोटा होता है कि उसको आप क्या होता है? नंगी आँख से नहीं देख पाइएगा, नंगी आँख से नहीं देख पाइएगा। किसको? कोशिका को। अब देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बड़ा और छोटा का। ये बड़ा इसीलिए है क्योंकि यह कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, यह छोटा इसलिए है यह कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसका आकार जो छोटा होता है ना, यह कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब बताइए कोशिका का आकार जो छोटा है, यानी कोई कमरा क्या है? छोटा है, तो छोटा है कमरा, तो उससे जो छोटा चीज़ होगा वही उस कमरे में प्रवेश कर पाएगा। ये प्रवेश कर जाता है, और यह सब क्या होता है? प्रवेश नहीं कर पाता है, ये सब प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए हम इसको हम बड़ा कहते हैं, बृहद कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हाँ भोजन में तो हम सब कुछ होता है, भोजन में हम नहीं खाते हैं, विटामिन नहीं खाते हैं, फल सब खाते हैं उसमें विटामिन होता है, नहीं खाते हैं हम लोग। क्या? खनिज लवण नहीं खाते हैं। दूध पीते हैं तो दूध में क्या आता है आपका? कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या आपका? खनिज लवण है। अब नमक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सोडियम होता है, सोडियम का आप उपयोग नहीं करते हैं? करते हैं। खाने का तो हम सब कुछ खाते हैं, खाने का हम ये 6 चीज़ का यूज़ करते हैं। खाने पीने में क्या होता है? जल भी पीते हैं, तो खान पान में हम 6 चीज़ का यूज़ करते हैं, बस यही होता है। ये तीनों क्या होता है? डायरेक्ट कोशिका में प्रवेश कर जाता है, और यही कारण है कि तीनों को हम क्या करते हैं? कम मात्रा में खाते हैं। ये तीनों का क्या करते हैं हम लोग? ये तीनों का क्या करते हैं हम लोग? कम मात्रा में खाते हैं, कम मात्रा में खाते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कम मात्रा में करते हैं। हाँ, ये तीनों जो होता है, ये तीनों का जो, इस तीनों का जो यूज होता है हम लोग क्या करते हैं? अधिक मात्रा में खाते हैं। क्या? कितने मात्रा में? अधिक मात्रा में खाते हैं।
ठीक है, इसको हम कम मात्रा में खाते हैं, इसको अधिक मात्रा में खाते हैं। लेकिन एक बात हम अभी तुरंत आपको बोले थे कि जो 6 पोषक तत्व जो होता है सभी को कोशिका के अंदर पहुंचाना है। ये छोटा था, ये तो चला गया, लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको भी पहुंचाना है, इसको भी पहुंचाना है। तो अब देखिए, इसको पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पाचन करते हैं। इसका क्या करते हैं हम लोग, पाचन करते हैं। किसको किसको कोशिका के अंदर पहुंचाना था भाई, एक था आपके पास कार्बोहाइड्रेट, एक था कार्बोहाइड्रेट, और एक था क्या चाहिए आपका, प्रोटीन, और एक था क्या, वसा। ठीक है, ये तीनों को पहुंचाना था, ये तीनों को पहुंचाना था। अब पहुंच कौन चुका था आपका, पहुंच चुका था कौन, जल पहुंच चुका था, और कौन पहुंच चुका था, विटामिन, छोटा है ये सब, और क्या चीज़, खनिज लवण। क्या चीज़, खनिज लवण। समझना ध्यान से, ये तीनों को पहुंचाना है। एक बात बताइए, कोई आकार छोटा है, उसमें बड़ा चीज़ को घुसाने के लिए उसको क्या करेंगे हम, तोड़ तोड़ के छोटा करेंगे, उसके बाद अंदर पहुंचा देंगे। भाई पहुंचाना है तो ये विधि अपना सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा है उसको हम तोड़ना शुरू करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको हम तोड़ना शुरू करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, तोड़ना शुरू करते हैं। तो इसको देखिए, अब एक चीज़ बताइए, भोजन है, तोड़ने के लिए हथौड़ा से थोड़ी ना तोड़ेंगे भाई। इसको तोड़ने के लिए आता है क्या चीज़, एंजाइम आता है। क्या चीज़ आता है, एक एंजाइम, एक केमिकल आता है, ठीक ना, जो कि हमारा शरीर खुद निर्माण करता है। ठीक है, वह क्या करता है, एंजाइम्स जो है इसको तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है, जैसे कि भोजन हम ग्रहण किए, जैसे कि हम चावल खाए, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, एक तरह से मुख के पास जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, वो तोड़ता है। तोड़ करके क्या बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को पहले बदलता है एक तरह से, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, डायरेक्ट हम छोटा कर दें, उसके बाद फिर हम प्रोसेस बताएंगे किस किस प्रोसेस से यह छोटा होता है। अभी तत्काल समझाने के लिए, हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है, सब संपूर्ण रूप से हम बदलते हैं ग्लूकोज में। किस में बदलते हैं भाई, हम ग्लूकोज में बदलते हैं। सबसे बड़ा रूप कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा रूप क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। इसको तोड़ने का कौन काम करता है, आपका एंजाइम। क्या करता है, कौन काम, एंजाइम। ठीक है, अब यह प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को छोटा करने के लिए भी क्या करेंगे, हम एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटीन को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या हो जाता है आपका, अमीनो अम्ल। क्या हो जाता है आपका, अमीनो अम्ल। क्या होता है आपका, अमीनो अम्ल हो जाता है, ठीक ना। अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखिए, अब वसा जो बड़ा था इसको भी छोटा करेंगे। छोटा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर पहुंचाना, छोटा चीज़ ही कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। वसा को भी एक तरह से कौन तोड़ेगा, एंजाइम तोड़ेगा। क्या करेगा, एंजाइम तोड़ता है। क्या करता है, इसको एंजाइम तोड़ता है, ठीक है। इसको तोड़ने का काम दो चीज़ करता है, एक पित्त लवण करता है, ठीक है, और एंजाइम्स करता है। पहले नॉर्मली सिर्फ समझिए, हाँ, एंजाइम्स भी मदद कर रहा है तो एंजाइम्स भी है, ठीक है। वसा को तोड़ने का काम कौन करेगा, एंजाइम्स। यह किस में बदल जाएगा आपका, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, यानी इसका मतलब क्या हो गया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। अब हम क्या किए, एक तरह से यह एंजाइम के माध्यम से क्या किए, हम बड़ा जो था उसको छोटा कर दिए, प्रोटीन जो बड़ा था उसको भी छोटा कर दिए, वसा भी जो बड़ा था उसको भी छोटा कर दिए। अब एक बात बताइए, ये तीनों का तीनों छोटा हो गया, यानी एकरे जैसा हो गया, ये हो छोटा था, हाँ, ई कोशिका के अंदर जा रहा था, छोटा था, तो अभी ई भी छोटा हो गया है, तो ये भी कोशिका के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अब देखिए, पहले जैसे देखिए, ये है आपका, ये जो शेप है, ये है किसका, ये है कोशिका का, ये है कोशिका का। इस कोशिका के अंदर, ये कोशिका का शेप है, इसके अंदर पहले कौन कौन जा रहा था, जो छोटा था, कौन कौन छोटा था, जल जो था, समझिए ध्यान से, जल जो था, जल अंदर चल जा रहा था, और क्या था आपका, विटामिन था। क्या था, विटामिन था, ये भी अंदर जा रहा था, और क्या था आपका, खनिज लवण था। क्या था आपका, खनिज लवण था, ये भी अंदर जा रहा था। भाई कौन अंदर नहीं जा रहा था, नहीं जा पा रहा था, कार्बोहाइड्रेट। कौन नहीं जा पा रहा था, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बस ये कार्बोहाइड्रेट को क्या किया हम, एंजाइम मिलाए। क्या चीज़ मिलाए हम, एंजाइम इसको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके किस में बदल दिया, ग्लूकोज में बदल दिया। किस में बदल दिया, ग्लूकोज में। अब लीजिए, ग्लूकोज छोटा हो गया, अब तो ये जाएगा अंदर, ठीक है। अब फिर और बड़ा कौन था, एक प्रोटीन था। ये प्रोटीन को भी क्या किया, एंजाइम जो है क्या किया, एंजाइम तोड़ करके इसको किस में बदल दिया, अमीनो अम्ल में। किस में बदल दिया आपका, अमीनो अम्ल में। ये भी बेचारा अब क्या हो गया, छोटा हो गया। ये भी बेचारा क्या हो गया, छोटा हो गया। अब ये भी अंदर जाएगा, पहले नहीं जा रहा था, ये सब नहीं जा रहा था,
ये सब नहीं जा रहा था, ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं जा रहा था, इसको हम छोटा कर दिए तब जाने लगा। उसके बाद एक और क्या था आपका वसा, वसा भी अंदर नहीं जा रहा था, इसको हम क्या किए एंजाइम के सहायता से, किसके सहायता से, एंजाइम इसको खूब तोड़ा, तोड़ कर तोड़ तोड़ के क्या कर दिया उसको बहुत छोटा कर दिया। अब किस रूप में कर दिया इसको, वसीय अम्ल में, किस में बदल दिया आपको, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक ना। अब ये भी बेचारा अंदर जाने लगा। अब बताइए सभी पोषक तत्व तो क्या हो गया, अंदर चला गया ना भाई। मुख्य मकसद क्या था, हमको कोशिका के अंदर पहुंचाना, ठीक है। अब देखिए जो स्वतः पहुंच जा रहा था उससे कोई दिक्कत की बात नहीं था, आराम से पहुंच जा रहा था, ठीक ना। अब ये जो कोई बड़ा था उसको एंजाइम की सहायता से जो ग्लूकोज में कन्वर्ट किए, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है आपका, पाचन कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, पाचन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है आपका, डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, डाइजेशन। नहीं किया, देखिए कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बदल दिए, प्रोटीन को अमीनो में बदल दिए, वसा को वसी अम्ल ग्लिसरॉल में बदल दिए। ये जो प्रक्रिया जो है बड़े को छोटा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, हम लोग का पाचन तंत्र कहलाता है। चलिए अब एक और बार इसी में अब समझाते हैं, समझना है। देखिए क्या क्या चीज़ हुआ, हाँ देखिए एक और बात है भाई, जिसका पाचन होता है, जिसको एंजाइम बड़े अणु को तोड़ करके छोटे अणु में कन्वर्ट करता है, वो सबका सब हमको ऊर्जा देता है। सबका सब हमको क्या होता है, ऊर्जा देता है। इसका मतलब ऊर्जा कौन देगा, एक चीज़ बताइए, ऊर्जा कौन देगा, ये ऊर्जा देगा आपको, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा। क्यों, क्योंकि इसका पाचन हुआ है, बड़ा से इसको छोटा में बदले हैं। ये आपको प्रोटीन ऊर्जा देगा भाई, ये ऊर्जा देगा, हाँ ये भी ऊर्जा देगा, क्योंकि ये बड़ा से इसको छोटा में बदले हैं एंजाइम की सहायता से। इसका मतलब इसका पाचन हुआ है। एंजाइम की सहायता से बड़े अणु को छोटे अणु में बदलना ही पाचन कहलाता है, ठीक है, समझे। चलिए अब क्या किया, हाँ वसा को भी क्या किया एंजाइम की सहायता से छोटा किए हैं, ठीक है, इसका भी पाचन हुआ, तो इसका भी पाचन हुआ, तो ये भी क्या होगा, हमको ऊर्जा प्रदान करेगा, ये भी ऊर्जा प्रदान करेगा। लेकिन एक बात बताइए, ये जो जल जो था, विटामिन जो था, खनिज लवण था, ये सब का क्या किए हम, पाचन किए हैं। इसके बड़े इसको इसका तो पाचन हुआ नहीं, ये तो पहले से छोटा था। जिसका पाचन नहीं होता है वह हमें ऊर्जा जो होता है वह हमें ऊर्जा क्या होगा, नहीं देगा, ऊर्जा नहीं देगा। अब एग्जाम में पूछ देता है, कोई व्यक्ति 1 kg पानी पिया है, सॉरी 1 लीटर पानी पिया है, तो उसे कितनी ऊर्जा मिलेगी। आप 10 लीटर पानी पी लीजिए, जल पी लीजिए, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। आप बहुत विटामिन खा लीजिए, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। बहुत कैल्शियम खा लीजिए, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि यह छोटा होता है। जिसका पाचन होता है वही हमें ऊर्जा देती है, जिसका पाचन नहीं होता है वो हमें ऊर्जा नहीं देती है। एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है 1 लीटर पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। भाई जब उसका पाचन ही नहीं हुआ तो उसमें ऊर्जा होती ही नहीं है। वो क्या करता है, पानी आपके शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या कहता है, हाइपोथैलेमस से ग्रंथि होता है, वह कहता है भाई पानी तुम पियो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया शरीर का टेम्परेचर। आप पानी जैसे पीते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो ऊर्जा तो नहीं देती है। अब समझिए ध्यान से, ये क्या चीज़ और क्या चीज़, देखिए जो हमें ऊर्जा नहीं दे पाती है, अब इसका क्या विशेषता होता है। जो हमें ऊर्जा नहीं दे पाती है वो क्या क्या देता है हम लोग को, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सब क्या करता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। ये तीनों का मुख्य काम यही है। क्या काम है इसका, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। क्या करेगा, रोगों से सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। ये तीनों क्या करेगा, हमको रोग से सुरक्षा प्रदान करेगा। आप सुनते होंगे आपको जल का कमी, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया है। इसका मतलब क्या, जल का कमी हो गया है। जल का कमी हुआ तब ये समस्या आपको हुआ है, कब्ज हो गया है आपको जल की कमी होने के कारण से, ठीक ना। एक तरह से क्या होता है, बड़ी आंत में क्या हो रहा है, आपका जो मल जो होता है एक तरह से क्या होता है, सही रूप से बाहर नहीं निकल पा रहा है, आपको कब्ज हो गया। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, एक तरह से बोला जाता है। और ये जल का अवशोषण कहाँ होता है, आपका बड़ी आंत में ही होता है, ठीक है। आप बोलेगा आपको विटामिन खाइए, आपको जो एक तरह से क्या हो रहा है कि आपको तरह से रात में शाम में सही से नहीं दिख रहा, आपको रतौंधी हो गया है, विटामिन ए खाइए तब जाकर आपका ठीक होगा। आपको बोलेगा एक तरह से कि आपको जन खनिज लवण कह देते हैं उसको, जो एक तरह से आपके हीमोग्लोबिन आपका कम गया है। रक्त में उपस्थित जो आरबीसी होता है, क्या होता है आरबीसी में क्या पता है, हीमोग्लोबिन, बोलेगा आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है। ऐसे में क्या हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, ऑक्सीजन आपका ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुँच सकती है, ऐसे में आपको बहुत समस्या हो सकती है। इसके लिए आप क्या खाइए, पालक का साग खाइए, पालक का साग खाइए। पालक में क्या पाया जाता है आपका, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, आयरन पाया जाता है। आयरन खाइएगा तो उसमें पालक का साग खाइएगा, उससे आपके शरीर में आयरन मिलेगा। आपको क्या हो जाएगा एक तरह से, आपका जो ऑक्सीजन जो होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही से जा पाएगा। तो वो आयरन क्या है, आपका खनिज लवण है।
ठीक ना। ये सब चीज़ का यदि कमी हो जाएगी तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार का रोग हो जाएगा। ये सब खा खा करके खूब ऊर्जा बना लीजिए, ये तीनों खूब ऊर्जा बना लीजिए खा करके। अगर यदि ये तीनों का कमी हो जाएगा, आपको रोग हो जाएगा। अगर यदि रोग हो गया तो आपका ऊर्जा भरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहानी खत्म। समझे। इसीलिए हमें आवश्यकता दोनों का है, बस कंडीशन अलग अलग है। ये तीनों ऊर्जा देता है, ये आपको रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ज़रूरत हमको सबका है, ज़रूरत हमको छेबों का है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब एक चीज़ देखते हैं, ये ऊर्जा कितना मात्रा में देता है। अगर यदि हम 1 ग्राम, कितना, हम 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और उसका पाचन होता है, बिना पाचन हुए नहीं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद ऊर्जा मिलता है। जैसे क्या होता है कि खाना खा लिए, बोले अक्सर देखते होंगे कि वो खाना खाए हैं, पचवे नहीं किया है, ठीक ना। और जब तक नहीं पचेगा उसके शरीर में जाने नहीं होगा। अब खूब खा रहे हैं, खाना पच ही नहीं रहा है, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं होगा, कमजोरी हो जाएगा। खाना खाने से ज़्यादा, एक तरह खाना खाना भी जरूरी है, लेकिन मुख्य जरूरी है उस खाने का पचना। ठीक है। अब देखिए वही होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर यदि डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। वही 1 ग्राम अगर यदि हम प्रोटीन का, क्या चीज़ का, आपका प्रोटीन है ना, प्रोटीन के लाइन में है ना, 1 ग्राम प्रोटीन का यदि डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो कितना, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है। वहीं अगर यदि हम 1 ग्राम वसा का पाचन करता है हमारे शरीर, तो कितना होता है, 9.2 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है। तो एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है आपको, वसा। 1 ग्राम में 9.2 किलो कैलोरी देता है। ठीक है। इसलिए जो व्यक्ति उपवास में रहता है या भूख हड़ताल में रहता है, तो वो क्या होता है, घी भरदम खाता है। घी में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। भरदम घी खा लेगा, उसको स्टोरेज के रूप में क्या, वो ऊर्जा भरदम भरा पड़ा रहेगा। ठीक ना। वो ज़्यादा दिन तक क्या होता है, भूखा रहता है। ठीक ना। अन्ना हजारे जी जो है अपना एक स्टेटमेंट में बोले थे, जब हम भूख हड़ताल पे जाते हैं उससे पहले हम अपना गांव जाते हैं, और गांव जा करके वहाँ हम घी बहुत भरपूर मात्रा में वसा का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा, ताकि हम अधिक समय तक क्या रह सके, हम भूख हड़ताल में रह सके, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहे। ठीक है। चलिए, एक तरह से मात्रा बता दिए। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से हम देखिए चैप्टर का यह कैसे प्रोसेस होगा खत्म होने का। हम बारी बारी से, हम पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। बस ये 6 चीज़ के बारे में हम पढ़ लिए, चैप्टर का कहानी खत्म होगा। उसके बाद इसी से संबंधित अगर किसी के कमी से क्या रोग सब कुछ होता है, वो सबको भी खींचते हुए चले जाएंगे। ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग क्या है भाई, पहला नंबर पे, 1 नंबर पे कार्बोहाइड्रेट है आपका, 2 नंबर प्रोटीन, 3 नंबर वसा, चौथा जल, 5वां विटामिन, 6ठा खनिज लवण, उसके बाद कहानी खत्म। चलिए, क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट। आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में भाई, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देखिए एक तरह से ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। टाइम कितना वाला वो, 28 मिनट, चलो कोई बात। चलिए देखिए, कार्बोहाइड्रेट आप समझना ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यदि कार्बोहाइड्रेट का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, एकदम नॉर्मली से समझना है, ठीक ना, तो आराम से समझते हुए बढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का यदि संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, एक कार्बो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कार्बो हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, एक दूसरा क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बो प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रेट। कार्बो मतलब समझ लीजिए क्या हो गया आपका, कार्बन। हाइड्रेट मतलब क्या होता है आपका, जल। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल। आप सुनते होंगे, आपको किसी को सुनते होंगे कि तुमको डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, क्या बोलता है, डिहाइड्रेशन हुआ है। डी पहले लाइन में मतलब क्या होता है, थोड़ा कमी, यानी डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, जल, यानी जल का कमी कहलाता है। ठीक है ना। हाइड्रेट वर्ड जो होता है वह किसके लिए यूज होता है, जल के लिए। किसके लिए यूज होता है, जल के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन और जल ये दोनों मिला के क्या बनता है आपका, कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगर यदि पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में कुल कौन कौन सा तत्व होता है, तो कौन कौन सा तत्व भाई,
कार्बन है, एगो क्या है हाइड्रोजन है, और क्या है एक ऑक्सीजन। मतलब कि संख्या कोई हो, मतलब हो कौन कौन, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही 3 चीज़ है। ठीक है। और इससे संदर्भित आपसे पूछेगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो याद रखिएगा कि जितना कार्बन उतना हाइड्रेट, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन नहीं बोल रहे हैं, हाइड्रेट बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितना, देखिए ध्यान से, जितना कार्बन, बाद में कार्बन की संख्या n मानते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र इसका देखते हैं तो कार्बन की संख्या n मानते हैं, तो क्या हो जाएगा हाइड्रेट की संख्या भी उतना। हाइड्रेट मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रेट मतलब क्या हुआ जल, जल का भी संख्या उतना n ही, मन समान, जितना कार्बन उतना हाइड्रेट n। चलिए, कितना, जितना कार्बन उतना हाइड्रेट। अब देखिए बाय द वे हम यहाँ कार्बन के जगह पे, या जैसे n है ना, अगर हम n का मान हम रखते हैं 1, n का मान क्या रखते हैं हम 1, n का वैल्यू क्या रखेंगे हम, बाय द वे 1 ने 2 रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, यदि टोटल क्या हो जाएगा व्याख्या होगा, तो C2H2O पर होल 2, C2H2O पर होल 2। हाँ, एक और चीज़, इसका अनुपात भी कहीं कहीं पूछता है। ठीक है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, इसी से निकल जाएगा। देखिए हम यहाँ निकलते क्या लिखे हैं, सी, इसका जो n का मान 2 रखें, क्या निकला C2H2O2 निकला, क्या लिखना C2H2O2। ठीक है, अब संख्या निकालिए, C2 आज कितना, 2 दूनी, आज की वैल्यू कितना H4 हो गया, मतलब समझाने के लिए कर रहे हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। अब अनुपात निकालिए, कितना हो गया, कार्बन हो गया कितना, कार्बन की संख्या हो गया 2, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया 4, ऑक्सीजन संख्या हो गया 2। अनुपात निकालिए इसका, अनुपात इसका निकालते क्या हो जाएगा 2, खत्म, 1 2 1 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाए 1 2 1 हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये जो सूत्र आपका है CnH2O, या तो कभी आपका सूत्र पूछ देता है, या तो आपको पूछ देता है उसका अनुपात पूछ देता है। ठीक ना, अब समझिए ऐसे और चेंज भी कर सकते हैं। बाद में n का मान हम क्या रखते हैं, सूत्र क्या हम लोग का CnH2ON, हम n की जगह पे क्या रखें, हम 6 रख देते हैं, n की जगह पे हम 6 रखते हैं। n का वैल्यू यदि 6 रखेंगे तो जितना कार्बन और उतना हाइड्रेट, यहाँ भी n का मान यहाँ भी 6 तो वहाँ भी 6, कुल इसका भी कितना हो जा रहा है आपका, देखिए तो C6 12 वो भी 6। इसका भी यदि आप अनुपात निकालते हैं तो देखिए इसका भी अनुपात निकालते हैं तो क्या होता है आपका, अनुपात निकालते कितना होता है 6 अनुपात 12 अनुपात, देखिए 6 12 6, इसको कट करेंगे तो कितना निकलेगा 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 1 6, 1 2 1 अनुपात। अनुपात पूछेगा या तो रासायनिक सूत्र पूछेगा। ठीक है, चलिए अब समझना ध्यान से कार्बोहाइड्रेट। देखिए अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यह कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है, समझिए ध्यान से। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका, जितना भी मीठा, देखिए ध्यान से, मीठा फल, जितना भी मीठा फल सब होता है वो सब में कार्बोहाइड्रेट पाता है। लगभग जितना भी चीज़ मीठा है, ठीक ना, सब में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन जो होता है, समझिए ध्यान से, हम लोग किस किस का पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, 3 चीज़ का पाचन करते हैं ना, समझिए ध्यान से। चलिए हम लोग अभी क्या चीज़ का पाचन कर रहे थे, हम लोग कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का ना, किसका किसका हम लोग कर रहे थे पाचन, देखिए ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे थे हम लोग, प्रोटीन का पाचन कर रहे थे हम लोग, और वसा का पाचन, यही 3 चीज़ का पाचन कर रहे थे। तब इसमें से जो सबसे पहले जो पाचन होता है, ये तीनों क्या कर रहा था, हमको ऊर्जा देने का काम कर रहा था, ये तीनों क्या कर रहा था, ऊर्जा देने का काम कर रहा था। अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले किसका पाचन होगा, सबसे पहले पाचन होता है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का। तीनों में सबसे पहले पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्यों होता है कि जैसे देखिए ये तीनों हम ग्रहण किए, तीनों क्या हम खाए, ठीक है। अब देखिए तीनों खाए मतलब क्या चीज़, कार्बोहाइड्रेट है जैसे हम चावल खाएं, प्रोटीन है इसका मतलब जैसे हम दाल खाएं, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अब क्या किया है, वसा खाए, वही दाल में हम घी दे दिए, घी में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। हम तीनों खाए
खाए तो हम तीनों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीनों हम खा लिए। और उसमें से सबसे पहले किसका पाचन हो जाता है? आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन। क्यों हो जाता है? हम आपको बोले थे कि जो ना इस सब जो भी चीज़ पोषक तत्व होता है उसको पचाने का काम करता है एंजाइम। कौन करता है? एंजाइम। और एंजाइम जो होता है अलग अलग जगह से निकलता है। मुंह के पास अलग एंजाइम निकलता है, पेट के पास अलग एंजाइम निकलता है, आपका जो है ना आंत के पास अलग एंजाइम निकलता है। ठीक है। अब एक बात बताइएगा, एंजाइम होता है क्या चीज़? वो सेलेक्टिव होता है, ठीक ना। जो एंजाइम जिसका आता है वो उसी को पचाएगा। जो एंजाइम, कुछ एंजाइम होता है जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, कुछ एंजाइम होता है जो कि सिर्फ प्रोटीन को पचाएगा, कुछ एंजाइम होता है जो कि सिर्फ वसा को पचाएगा। नॉर्मली समझ लीजिए कि एंजाइम एक स्टेशन पर गया हुआ एक व्यक्ति है, ठीक ना, वह किसी का इंतजार कर रहा है, ठीक ना। अब उसके अगल बगल से कोई भी चला जाए उससे उसको मतलब नहीं है। जो व्यक्ति को वो पहचानता है वो आएगा तब उसको बोलेगा हाँ चलो भाई बैठो। उसी प्रकार से यह तीनों का जो एंजाइम्स होता है अलग अलग अंग में है, जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ उसका पाचन करेगा। यह जो मुख जो होता है, स्टार्टिंग हम भोजन कहाँ रखते हैं भाई? मुख में रखते हैं। पहले भोजन कहाँ रखते हैं? मुख में। अब मुख में जो एंजाइम्स होता है, यहाँ होता है आपका लार्य एमाइलेज एंजाइम। क्या होता है आपका? लार्य एमाइलेज एंजाइम। लार्य एमाइलेज एंजाइम या इसी को टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, सेलेवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, समझिए एक ही नाम हुआ सब, ठीक ना। यह लार में पाया जाता है। यह जो एंजाइम इसमें होता है, यह एंजाइम क्या करता है? यह सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसको पचाता है भाई? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अब पेट में जो होता है आपका पेप्सिन, क्या होता है आपका? पेप्सिन जो होता है यह क्या करता है? सिर्फ प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? सिर्फ प्रोटीन को पचाता है। यानी ये पचाता है आपका कार्बोहाइड्रेट को, ये पचाता है आपका कार्बोहाइड्रेट को, और ये पचाता है आपका प्रोटीन को। ये क्या पचाता है? किसको? प्रोटीन को। ठीक है। उसके बाद पित्त से निकलने वाला पित्तरस, अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशय रस, ठीक ना। ये दोनों में क्या होता है? एंजाइम्स कुछ पाए जाते हैं, ठीक ना। ये इसमें लवण पाया जाता है, इसमें एंजाइम पाया जाता है। वो किसका पाचन करता है? छोटी आंत के डेडुनम पार्ट में आकर के किसका पाचन करता है? यहाँ पे छोटी आंत में आकर के वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन करता है। ठीक है। और कौन सा एंजाइम है वसा को पचाने वाला? ट्रिप्सिन। क्या होता है आपका? लाइपेज। क्या है आपका? लाइपेज। या लाइपेज किससे निकलता है आपका? अग्न्याशय से निकलता है। ठीक। अब एक बात बताइए, हम जो खाए, जैसे हम चावल खाएं, चाहे हम दाल खाएं और दाल में मिला हुआ घी खाएं, तो भाई हम खाते हैं मुंह से ना। अगर यदि हम डायरेक्ट हम पेट में देते हैं तो पेट में दे देंगे तो किसका पाचन होगा? पहले प्रोटीन का पाचन होगा, यानी दाल का पाचन होगा, क्योंकि यहाँ प्रोटीन का पचाता है, यहाँ तो फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग भोजन देते हैं कहाँ पे? हम देते हैं मुख के पास। शुरुआत कहाँ से करते हैं? मुख से। तो यहाँ का एंजाइम किसको पचाता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। हाँ, और उसके बाद बताओ ये पचा पाएगा इसको? जिसका एंजाइम उसी को पचा पाता है, दूसरे का कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है। तो इसको ये प्रोटीन को पचा पाएगा? नहीं पचाएगा। वसा को पचा पाएगा? नहीं पचा पाएगा। इसलिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को ये पचा लेता है लारी एमाइलेज एंजाइम, और प्रोटीन वसा चुपचाप सीधे सीधे आगे बढ़ जाता है। उसको पहचान ही नहीं रहा है, स्टेशन पे गया वो सिर्फ खोज रहा है किसको? कार्बोहाइड्रेट को। अब प्रोटीन वसा तू जाओ बगल से, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब जैसे यहाँ तक आता है, यहाँ जैसे दाल आए, यहाँ क्या होगा? आपका चावल का यहाँ पाचन हो जाएगा जो खाए हैं, ठीक है। अब दाल और जो घी खाए थे उसका पाचन नहीं होगा। फिर यहाँ आएगा तो दाल में क्या पाया था? आपका प्रोटीन पाया था। यहाँ पे फिर दाल का पाचन होगा, फिर यहाँ घी का पाचन होगा? नहीं होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या चावल का भी पाचन होगा? नहीं होगा, क्योंकि चावल क्या कार्बोहाइड्रेट है, उसका एंजाइम है नहीं। उसके बाद फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पे आने के बाद किसका पाचन होगा? आपका घी का पाचन होगा। किसका? घी का, क्योंकि यहाँ पे वसा का पाचन होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबसे फर्स्ट में कौन पच जा रहा है? आपका मुंह के पास शुरू में पच जा रहा है कौन? कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों का तीनों क्या करता है? हमको ऊर्जा देता है। तीनों का तीनों ऊर्जा देगा, लेकिन भाई पचेगा तब ना ऊर्जा देगा। ये बेचारा पहले पच के तैयार है, इसका मतलब पहले ऊर्जा दे देता है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आपको यदि तुरंत ऊर्जा चाहिए, जल्दी शरीर में ऊर्जा चाहिए, अब क्या चीज़ का सेवन करना चाहिएगा? या कार्बोहाइड्रेट का करना चाहिएगा, या यहाँ आकर के प्रोटीन का करना चाहिएगा? कहाँ आकर के? यहाँ आकर के, यहाँ आकर के प्रोटीन का करना चाहिएगा सेवन, या यहाँ आकर के वसा? भाई यहाँ आने में तो समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका सेवन करते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट का। अक्सर देखते हैं जो खिलाड़ी जो होता है बहुत थक जाता है, उसको क्या करते हैं? तुरंत जाकर उसको क्या देते हैं? हम केला देते हैं। क्या देते हैं? केला। केला में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है।
क्या होता है, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और उसको क्या करते हैं, हम ग्लूकोन डी पिलाते हैं जाकर के, जो पूरा उसका लगा एनर्जी लॉस हो गया है धूप के कारण से, उसका शरीर में क्या एनर्जी खत्म हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोन डी देते हैं। ग्लूकोन डी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, जो भी व्यक्ति का एक तरह अगर यदि वो थका हुआ है, उसको सिर्फ मीठा खिला दीजिए, मीठा उसको कुछ भी खिला दीजिए, मीठा उसको जलेबी खिला दीजिए, मीठा उसको एक तरह से रसगुल्ला खिला दीजिए, कोई भी चीज़ खिला दीजिएगा ना, तो उसको क्या होगा, तुरंत उसको क्या होगा, ऊर्जा मिल जाएगा, उसके शरीर में एनर्जी महसूस होगा। क्यों कि जितना भी मीठा चीज़ है सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, बस कुछ एक में नहीं पाया जाता, लेकिन लगभग सब मीठा में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक ना, इसलिए तत्काल ऊर्जा के लिए क्या, किसका हम इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। किसके लिए, तत्काल ऊर्जा के लिए। तत्काल ऊर्जा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक और बात थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुका होगा। चले नहीं, इसको हम आगे बताएंगे, जब प्रोटीन चलेगा, जब वसा चलेगा, उस समय चलेगा। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट मुख्य क्या चीज़ का जरिया है हम लोग के शरीर में, ऊर्जा का जरिया है। क्या चीज़ का है, ऊर्जा का है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब ये हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार क्या चीज़ है। अब कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार का होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके वर्णन उसके बारे में हम संपूर्ण रूप से हम वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा ही देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स समझिए ध्यान से, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हम इस चीज़ को फिर से हम समझाएंगे, एक बार और अच्छा से समझाएंगे, आप समझिएगा ध्यान से। जो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। क्या कहते हैं हम लोग, मोनोसेकेराइड। क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। ठीक है, इंग्लिश में भी वही होता है, मोनोसेकेराइड। जो और दूसरा जो होता है, ये होता है आपका ओलिगो। क्या होता है, ओलिगो। क्या होता है, ओलिगो। ओलिगो होता है, समझिए ध्यान से, पहले ओलिगो ही लिख देते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है, इसको हम समझाएंगे, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड। क्या होता है आपका, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, तीसरा पॉलीसेकेराइड। अब समझिएगा ध्यान से, ये मोनोसेकेराइड हम उसको कहते हैं जिसमें सेकेराइड की संख्या 1 हो। सेकेराइड की संख्या 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। सेकेराइड क्या है, यहाँ पे सेकेराइड इसका एसआई मात्रक है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। जैसे क्या होता है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। बोलते हैं कि हम 5 मीटर गए, 50 मीटर गए, वो क्या है, मीटर क्या है, उसका एसआई मात्रक है, उसकी मात्रा को बताता है। ठीक ना, उसकी कैपेसिटी बताता है, वो कितना मतलब कितना दूरी तक को हम क्या कह सकते हैं, 500 मीटर कह सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हम कितना को हम 1 सेकेराइड कह सकते हैं, यानी मैंने सेकेराइड मतलब सिंगल होता है, जो 1 सेकेराइड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग मोनोसेकेराइड कहते हैं। जिसमें क्या होता है, सेकेराइड की संख्या क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। सेकेराइड की संख्या सिर्फ होता है, यानी 1 मीटर समझिए ना, सीधा क्या हो गया, एक तरह से दूरी में से कहते हैं, उसी तरह सेकेराइड की संख्या कहता है 1 होता है। ये जो ओलिगो जो होता है, इसमें होता है 2 से लेकर के 9 तक, 2 से लेकर के 9 तक, 2 से लेकर के 9 तक क्या हो जाएगा आपका, ओलिगो में होता है। 2 से लेकर क्या हो जाएगा, 9 तक ओलिगो में होता है। अब पोली जो होता है, पोली में क्या होता है, 10 से लेकर के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कहीं चले जाए, 10 से लेकर के मैक्सिमम कहीं चले जाए, उसको हम क्या कह देते हैं, हम लोग ओलिगो कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए इसमें क्या क्या होगा आपका, मोनोसेकेराइड, जिसमें क्या सेकेराइड संख्या 1 होगा। ओलिगो क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड जिस सेकेराइड संख्या 2 से लेकर के 2 से लेकर के कहाँ तक होता है, 10 तक होता है, 2 से लेकर के 10 तक होता है। अब पोली में क्या होता है, 10 से अधिक, पोली में क्या होता है आपका, 10 से अधिक होता है, मतलब 10 से अधिक सेकेराइड मिलकर के पोली बनता है। 10 से अधिक सेकेराइड मिलकर के पोली बनता है, 1 सेकेराइड से मोनो बनता है, और 2 से लेकर के 10 तक को क्या कहते हैं, हम लोग ओलिगो कहते हैं। ओलिगो में समय कौन कौन आता है आपका, जैसे देखिए क्या होता है, 2 गो है, तो क्या हो जाएगा, समझे ध्यान से। चलिए
एक तरह से क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार के सेक्राइड की संख्या मिलकर के आपका ओलिगो का निर्माण होता है। इसमें हम थोड़ा समझाने का एक कोशिश करते हैं, उस चीज़ को आप समझिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग जो भोजन जो ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम चावल ग्रहण किए, चावल में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है, आपका स्टार्च पाया जाता है। इसको समझिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, इधर से पाचन करना शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या खाए थे हम, बड़ा अणु खाए थे, तो चावल क्या था, बड़ा अणु था। उस चावल में क्या खाए थे हम लोग, स्टार्च खाए थे। ठीक है, अब स्टार्च को मुंह में उपस्थित जो आपका लारी एमाइलेज एंजाइम जो था, वो किस में कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, माल्टोज में। किस में, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया, माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर दिया, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो इसमें अग्न्याशय में जो होता है एमाइलेज एंजाइम, वो फिर क्या करता है आपका, इस माल्टोज को क्या करता है, किस में बदल देता है आपका, बदलता है ग्लूकोज में। किस में बदलता है आपका, ग्लूकोज में। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यह क्या था, 10 से अधिक सेक्राइड वाला था, ये जटिल था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो पॉलीसेक्राइड जो होता है, इसको जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको हम कहते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं इसको हम, जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जटिल मतलब 10 से अधिक में था, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट में कौन आता है, आपका स्टार्च आता है। शुरू में तो हम जटिल ही खाते हैं, बड़ा ही अणु खाते हैं ना, तो बड़ा अणु का रूप कौन हो गया, आपका स्टार्च हो गया। ठीक है, अब उसी का हम पाचन करके छोटा करते हैं। पहले 10 से अधिक वाला सेक्राइड, 10 से अधिक सेक्राइड वाला खाए, उसके बाद उसको किस में हम कन्वर्ट किए, वो एंजाइम के द्वारा तोड़ करके, पचा करके हम ओलिगोसेक्राइड में, एक तरह से ओलिगोसेक्राइड में कन्वर्ट किए। तो ओलिगो में यह आता है आपका डाइसेक्राइड में। देखिए, ओलिगोसेक्राइड में हम सबसे ज़्यादा जो होता है डाइसेक्राइड पढ़ते हैं। जिससे क्या, दूध था ना, तो दूध था तो उसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड। जब 3 गो वाला होगा तो ट्राइसेक्राइड। जैसे देखिए, इसमें ओलिगो में कौन कौन प्रकार होता है, जैसे 2 है तो उसको हम क्या कहें, डाइसेक्राइड। क्या कहेंगे हम लोग, डाइसेक्राइड। ठीक है, अगर दीजिए 3 गो सेक्राइड से मिलकर बना है तो उसको हम क्या कहेंगे हम लोग, ट्राइसेकेराइड। अगर वह 4 गो सेकेराइड से मिलकर बना है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, टेट्रासेकेराइड। अगर 5 गो सेकेराइड से मिलकर बना है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे हम लोग, पेंटासेकेराइड। अगर 6 सेकेराइड से मिलकर बना है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे हम लोग, हेक्सासेकेराइड। इसी तरह से क्या हो जाएगा, 10 तक जाएगा, डेकासेकेराइड तक जाएगा। आप केमिस्ट्री में चीज़ पढ़े होंगे। ठीक है, तो लेकिन हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं डाइसेकेराइड, यानी 2 सेकेराइड से बना हुआ जो है उसका। किससे, 2 सेक्राइड से जो मिलके बना हुआ था उसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग यूज करते हैं। ठीक ना, इसलिए हम पढ़ेंगे कि इसको लेकर के हम डाइसेक्राइड, यानी 2 सेक्राइड से जो मिल करके बना है, वह किसका रूप हो गया, डाइसेक्राइड। क्या हो गया, ओलिगोसेक्राइड का ही रूप हो गया ना। क्या हो गया, डाइसेकेराइड। क्या हो जाएगा, डाइसेक्राइड। इसमें कितना होता है सेक्राइड, 2 होता है। इसमें 1 सेक्राइड से मिलकर बना होता है, डाइसेक्राइड 2 सेक्राइड के मिल से बना होता है। ये पॉलीसेक्राइड 10 से अधिक, 11, 12, 78, 70, 75 जो भी उधर बढ़ जाए, अलग मीटर खाता है। ठीक है, उससे मिलकर बना होता है। हम क्या बताए थे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा अणु खाते हैं। बड़ा अणु खाते हैं मतलब क्या, हम पहले चावल खाते हैं, चावल में आपका स्टार्च पाया जाता है। अब उसी को हम पचाते हैं, उसको इस स्टार्च को क्या करता है, एंजाइम तोड़ता है। किसको, एंजाइम क्या करता है, इसको यही प्रोसेस हम बता रहे थे मुख के पास है। यह एंजाइम तोड़ करके पहले किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है, माल्टोज में। लेकिन हाँ, इसको तब तक हम क्या बोले थे, जब तक छोटा नहीं होगा तब तक कोशिका के अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, नहीं जाएगा, तो उसको हम तब तक हम तोड़ते रहेंगे। पहला जब इसको तोड़ा जाता है, स्टार्च को माल्टोज, स्टार्च को जब तोड़ा जाता है एंजाइम की सहायता से, तो वह किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। लेकिन हाँ, अभी भी ये किस रूप में है, डाइसेक्राइड में है, 2 गो सेक्राइड वाला में से है। फिर इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे हम, फिर इसको तोड़ेंगे। फिर कौन तोड़ेगा इसको भाई, फिर इसको तोड़ेगा एंजाइम। कौन तोड़ेगा, फिर एंजाइम। एंजाइम ही इसको छोटा करने का काम करता है। जब माल्टोज को तोड़ता है एंजाइम, तो किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, अभी देखिए, स्टार्च को तोड़े तब फिर भी मतलब कार्बोहाइड्रेट ही रहा ना, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप था अभी तक। ठीक है, फिर इसको हम तोड़े तो फिर क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप हुआ, लेकिन अलग अलग हुआ। पहले बड़ा वाला कार्बोहाइड्रेट स्टार्च था, उससे छोटा वाला कार्बोहाइड्रेट माल्टोज हुआ, उससे छोटा वाला कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ। जब कार्बोहाइड्रेट का ही तीनों रूप है तो सबको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे ना। बस इसको कहेंगे बड़ा वाला रूप कहेंगे पॉलीसेक्राइड, इसको उसके छोटा वाला रूप कहेंगे डाइसेक्राइड, यानी माल्टोज डाइसेक्राइड में आता है। ठीक ना, दूसरे से बनाता है। इससे छोटा वाला रूप क्या होता है, ग्लूकोज। एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से मोनोसेक्राइड आता है। अब सोचेंगे कि फिर एंजाइम देते हैं, हो सकता है और इसको छोटा कर दें, ग्लूकोज को और छोटा कर दें। नहीं,
अब ग्लूकोज को यदि छोटा कीजिएगा तो फिर आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। अभी तक तो देखिए स्टार्च को छोटा भी किए तो आपको माल्टोज जो मिला ये भी कार्बोहाइड्रेट था, माल्टोज को छोटा किए तो ग्लूकोज जो मिला ये भी क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। लेकिन अगर यदि आप इस ग्लूकोज को अब तोड़ने का काम कीजिएगा, छोटा करना उसको तोड़ने का काम, तो आपको फिर अगला आपको क्या होगा, आपको फिर ग्लूकोज नहीं मिलेगा। जैसे आप तोड़ के देखते हैं, देखिए समझ से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या आता है, C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, एक ही गैस है जो कि तोड़ पाता है, कौन, आपका ऑक्सीजन तोड़ता है। ग्लूकोज को कौन तोड़ता है, ऑक्सीजन ही तोड़ता है। ठीक है, ये हमारा कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में यह विक्रिया चलता है। ठीक है, इसको कोशिकीय शोषण कह सकते हैं। चलिए, यह अगर तोड़ता है तो क्या बनता है आपका, देखिए इसमें बन जाता है कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, आपका जल बन जाता है, और क्या बनता है भाई, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। यहीं से तब ऊर्जा बनते हैं, प्रोसेस होता है। अब एक बात बताइए, इस कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़े तो क्या फिर और कोई छोटा कार्बोहाइड्रेट मिला, नहीं ना। इसका मतलब सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट यही था। आप तोड़िएगा तो कोई दूसरी चीज़ बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया था, मतलब कि स्टार्च को तोड़े तो कार्बोहाइड्रेट मिला, माल्टोज को भी तोड़े तो कार्बोहाइड्रेट मिला, लेकिन इससे ग्लूकोज से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अभी जैसे ऊर्जा बनाने का काम करेगा, इसके बारे में आगे बताएंगे। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्लूकोज से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब जो होता है, जो मोनोसेक्राइड जो ग्रुप है, मोनोसेक्राइड जो ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, सरल शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सरल शर्करा कहते हैं। इसको बोले थे, देखिए जटिल शर्करा हुआ, ये क्या हो गया, सरल। सरल मतलब क्या हो गया, सबसे छोटी शर्करा। क्या कहेंगे, ये सॉरी सरल कार्बोहाइड्रेट, क्या कहेंगे इसको हम, सरल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं हम, ऐसा इसीलिए कह रहे हैं भाई कि आपके कन्फ्यूजन, आपका जो कन्फ्यूजन होगा ना खत्म होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है, देखिए हम भी पढ़े हैं, हमको भी पता कन्फ्यूजन क्या होता था। कन्फ्यूजन ये होता था कि कभी कार्बोहाइड्रेट बोलता था और कभी स्टार्च बोल देता था। अब स्टार्चों को कभी कार्बोहाइड्रेट बोल देता था, कभी माल्टोज को भी कार्बोहाइड्रेट बोल देता था, कभी ग्लूकोज को भी कार्बोहाइड्रेट बोल देता था, और कभी इसको जो होता है स्टार्च को कभी पॉलीसेकेराइड बोल दे रहा था, और स्टार्च को कभी जटिल कार्बोहाइड्रेट बोल दे रहा था। हाँ, बड़ा कन्फ्यूजन की बात है। लेकिन हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट कर करके पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, आपको सब बात पता चलेगा। स्टार्च को पॉलीसेकेराइड इसलिए कहते हैं 10 से अधिक सेकेराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, 10 से अधिक सेकेराइड से मिलकर बना होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जटिल होता है, पावरफुल होता है, बड़ा हो जाता है, उसको जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, इसको सरल कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहते हैं कि इससे छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता है। इसको छोटा कीजिएगा तो भाई दूसरी चीज़ बन जाता है। ठीक है, यह कितना से मिलकर बना होता है, एक ही सेकेराइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझिए ध्यान से। उसके बाद और एक और चीज़ बात आता है, इसी के संदर्भ में एक और यूज होता है, क्या चीज़ का, शर्करा और अशर्करा, एक और नया चीज़ है। ठीक है, शर्करा और अशर्करा। अब समझिए ध्यान से, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, इस वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। शर्करा और अशर्करा क्या है, जो हमको मीठा लगता है उसको हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। शर्करा की इंग्लिश क्या होता है, शुगर। ठीक है, जो हमको मीठा लगता है उसको हम क्या कहते हैं, हम शर्करा कहते हैं। जो हमको मीठा नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं, हम अशर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम अशर्करा कहते हैं। शुगर का इंग्लिश क्या होता है, इसका शर्करा का क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, कौन मीठा लगेगा कौन मीठा नहीं लगेगा। आपको हम पहले भी बोले हैं चीज़, फिर से हम बोलते हैं। आप जैसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप रोटी लीजिए, रोटी को चबाइए, रोटी में क्या पाया जाता है, मतलब रोटी किससे बनाता है, गेहूँ, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, मकई हुआ, इस सब में क्या पाया जाता है, आपका स्टार्च पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है, स्टार्च। अब गेहूँ में स्टार्च है तो उसका जो रोटी बना उसमें भी स्टार्च होगा। आप रोटी खाएँ, रोटी को क्या किया, मैंने स्टार्च, रोटी में उपस्थित जो स्टार्च जो होता है उसको कौन पाचन करेगा, आपका मुंह में उपस्थित टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाचन करके उसको किस में बदल देता है भाई, माल्टोज में बदल देता है। किस में बदलता है, मुंह के पास से किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। आप देखते होंगे ज़्यादा देर तक अगर रोटी चबाते तो आपको मीठा लगने लगता है, या चावल ही ज़्यादा देर तक चबाते हैं आपको क्या होता है, मीठा लगने लगता है। मीठा लगने का कारण क्या होता है, वह माल्टोज में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हुआ तो मीठा लगने लगा। इसका मतलब माल्टोज कैसा है, मीठा है। स्टार्च मीठा नहीं है। रोटी जिसे मुंह में लेते हैं वो मीठा लगता है नहीं, बहुत देर चबाने के बाद उसमें मिठास आती है। ठीक है, इसका मतलब स्टार्च जो होता है यानी पॉलीसेकेराइड ग्रुप का जो चीज़ होता है यह मीठा क्या है, नहीं है। यह मीठा जो है भाई नहीं है। लेकिन जैसे ही यह स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है तो यह क्या हो जाता है, मीठा है। यह क्या हो जाता है, मीठा है। ठीक है, और एक और चीज़ आप जान ही रहे हैं, ये जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इसी का तो रूप है ग्लूकोन डी जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, अब बताइए ग्लूकोन डी मतलब क्या होता है, एकदम
शुद्ध ग्लूकोज एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। अब वह ग्लूकोन-डी क्या होता है, वो कैसे आता है, हम लोग तो बचपन में एक तरह से क्या अभी भी एक तरह से क्या आते हैं, हाथ में ले करके बस खा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक ना। वो कैसा होता है स्वाद उसका, मीठा होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका भी स्वाद क्या है भाई, मीठा है। इसका भी स्वाद क्या है, मीठा है। देखिए जो मीठा है भाई, स्वीट है, मीठा यानी स्वीट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शर्करा। क्या कहते हैं हम लोग, शर्करा। क्या कहते हैं इसको हम, शर्करा कहते हैं, यानी क्या कहते हैं हम लोग, शुगर कहते हैं, ठीक है। अब भाई ये जो मीठा नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं अशर्करा। क्या कहते हैं इसको हम, अशर्करा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, अशर्करा। आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन होगा, उम्मीद है कि लगभग हर पॉइंट का इससे संबंधित कन्फ्यूजन्स खत्म हो गया होगा कि भाई अब हम शर्करा किसको कहते हैं, अशर्करा किसको कहते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, पॉलीसेकेराइड किसको कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड किसको कहते हैं, डाइसेकेराइड किसको कहते हैं, मोनोसेकेराइड किसको कहते हैं, सरल शर्करा किसको कहते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन्स होता है नाम का। नाम, उसका आगे दिया काम, हर चीज़ का जान जाते हैं, उसके नाम का कन्फ्यूजन्स आपके अंदर से खत्म हो जाता है। हमको बस मुख्य रूप से अभी तत्काल ये करना था। अब हमको क्या करना है वो हम बताते हैं। चलिए फिर से हम एक बार लिख ही लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए, ताकि एक तरह से आसान रहेगा समझाने में। कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के बताए थे, क्या चीज़ बताए थे, एक मोनोसेकेराइड, क्या था एक मोनोसेकेराइड, जिसमें सेकेराइड की संख्या 1। उसके बाद ओलिगो में हम क्या पढ़े थे, बोले थे सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम, ओलिगो में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम डाइसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे हम, डाइसेकेराइड। क्या पढ़ेंगे हम, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ये पॉलीसेकेराइड, क्या है आपका, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड। इसमें क्या था, 1 सेकेराइड था, ये ओलिगो में कितना, डाई में कितना होगा, 2 सेकेराइड हो जाएगा, डाई में 2 सेकेराइड हो जाएगा। आप पोली में क्या हो जाएगा, 10 से अधिक होगा। एक बात जान लीजिए, जो पोलीवर्ड जो होता है ना, पोलीवर्ड मतलब बहुत अधिक संख्या को दर्शाने के लिए लगता है पोलीवर्ड, याद रखिएगा। सिर्फ पोली जहाँ भी लगे इसका मतलब बहुत अधिक हो जाता है। अब देखिए, हाँ अब समझना ध्यान से, यह मोनोसेकेराइड का उदाहरण कौन कौन सा है, मोनोसेकेराइड का उदाहरण कौन सा होता है। देखिए मोनोसेकेराइड जो होता है 2 प्रकार का होता है, तो देखिए 3 4 4 5 प्रकार का, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए वो पढ़ना है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है हेक्सोज, एक होता है पेंटोज। मतलब क्या, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, CnH2O, यही है ना। हाँ, हेक्सोज मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से, पहला जब आपको हम बोले, क्या बोले हम, हेक्सोज जो होता है, हेक्सोज का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या 6। हेक्स वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, 6 के लिए। हेक्स वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, 6 के लिए, ठीक है। अब हेक्स वर्ड यदि 6 के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो इसका हेक्सोज जितना होगा उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, चेक कीजिए, कार्बन संख्या 6 है ना, इसको बैठाइए इस पर, क्या हो जाएगा, कितना है, CnH2O है ना, कार्बन संख्या 6 पुट कीजिए, C6H2O6 कितना हो जाएगा, C6H6 दूनी 12O6, C6H12O6 आया, ठीक है। अब इस रासायनिक सूत्र का कौन कौन सा व्यक्ति है, इस रासायनिक सूत्र का कौन कौन सा है इसमें तत्व, मोनोसेकेराइड में कौन कौन है, तो हम इसको देखते हैं। उसके बाद फिर पेंटोज के बारे में जाएंगे। अब देख लीजिए थोड़ा पेंटोज का भी देख लीजिए यहीं पर। अब देखिए क्या है, एक होता है हेक्सोज होता है एक ग्रुप होता है पेंटोज। एक ग्रुप क्या किसका होता है, पेंटोज का। पेंटोज मतलब कार्बन की संख्या कितना हो जाएगी, 5, कार्बन संख्या कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इसको पुट कीजिए इसी सूत्र पे, सूत्र तो यही होता है ना भाई, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, अन, इसके अन के जगह पे 5 को पुट कीजिए, C5H2O5, देखिए C5, 5 दूनी H10O5, ठीक है। इस प्रकार का जिसका क्या रासायनिक सूत्र होगा वो किस में आएंगे, पेंटोज में आएंगे। अनुपात निकालना चाहते हैं तो अनुपात देख लीजिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6, अनुपात इसका भी कितना हो जा रहा है आपका, 1:2:1। इसका भी अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 1, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, 1:2:1। सेम यही सूत्र, इसका अनुपात क्या है, कार्बोहाइड्रेट का अनुपात यही होता है। चलिए हम आते हैं अब हेक्सोज जो है, कौन, हेक्सोज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, हेक्सोज के बारे में।
अरे भाई मिट गया। चलिए कोई बात नहीं है। किसके बारे में पढ़ेंगे? हेक्सोज के बारे में पढ़ेंगे। तब देखिए हेक्सोज पहले देखिए हम मोनोसेक्राइड कंप्लीट कर लेंगे, फिर डाई कंप्लीट कर लेंगे, फिर पोली कंप्लीट कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा इसका कार्बोहाइड्रेट का सेशन। चलिए हम इसका रासायनिक जो किसका इसका है C6H12O6 किसका इसका होता है? एक नोट पे देखिए किसका होता है आपका? ग्लूकोज का। क्या होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज या ग्लूकोज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? C6H12 और रुकिए पहले इसका इंग्लिश लिख देते हैं, ग्लूकोज। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? C6H12O6, ठीक है। एक ग्लूकोज होता है और क्या होता है? दूसरा आपका होता है फ्रक्टोज। क्या चीज़ होता है दूसरा आपका? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसका भी रासायनिक सूत्र सेम होगा, का हेक्सोज है तो वही होगा, ठीक है। और तीसरा है इसमें हम क्या पढ़ेंगे आपको? उसके बाद ग्लैक्टोज। क्या होता है? ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज, ठीक है। इसका भी रासायनिक सूत्र सेम होगा। क्यों? क्योंकि सब हेक्सोज है, ये तीनों का तीनों क्या है आपका? हेक्सोज है। एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शर्करा जो कि हेक्सोज नहीं है, इनमें से कौन सा शर्करा है जो कि हेक्सोज नहीं है, तो आपको दे देगा ये तीन को देगा ऑप्शन में, एक को कोई अदर उठा के देगा, कोई अदर से शर्करा उठा के दे देगा आपको माल्टोज दे देगा उठा करके, है। तो आप माल्टोज को आंसर में मारिएगा, ठीक है। जिसमें समझिए ध्यान से, जिसमें क्या होना चाहिए कि एक तरह से कार्बन की संख्या 6 वाला होगा, वो सब क्या होगा? हेक्सोज होगा। तो ये तीनों का तीनों क्या है? कार्बन संख्या 6 वाला ही है, माना C6H12O6 वाला ही है। अब हम समझते हैं ग्लूकोज क्या चीज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर फ्रक्टोज क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैक्टोज क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए ये सब का तो एक कॉमन बात तो ये सबका है, सरल शर्करा। क्या है? जो सरल शर्करा के अंतर्गत आता है ना, आपका मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आ रहा है, तो मोनोसेक्राइड को क्या कहते हैं हम लोग? सरल शर्करा कहते हैं। तो क्या होगा? ग्लूकोज भी क्या है? एक सरल शर्करा है, कह सकते हैं इसको। यह क्या है समझिए ध्यान से, यह एक ग्लूकोज बारे में, यह एक सरल शर्करा है, सरल कार्बोहाइड्रेट है, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट। समझ ध्यान से, यह ग्लूकोज जो होता है देखिए किसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज एक बार क्या होता है, जैसे अंगूर हो गया, जैसे फल सब में जो होता है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे देखिए अंगूर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? अंगूर वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अंगूर वाली शर्करा कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी जूस पीते हैं ना, सभी जूस में कोई भी जूस पीजिए, अनार का जूस पीजिए, अंगूर का जूस पीजिए, नारंगी का जूस पीजिए, कोई भी जूस पीते हैं उसमें क्या होता है? आपका ग्लूकोज की मात्रा भरपूर होती है, ठीक ना। इसको जूस वाली शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जूस वाली शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यह क्या होता है? आपका ब्लड में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? यह ब्लड में पाया जाता है। ये ब्लड में करता क्या चीज़ है, उस चीज़ को हम थोड़ा, इसको हम कॉन्सेप्ट को इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, समझाते हैं। देखिए ये ब्लड में क्या करता है, चलिए हटाइए। ये ब्लड में क्या करता है समझिए से, ये हमारा कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। कोशिका में क्या उपस्थित होता है? समझिए माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में क्या उपस्थित होता है भाई साहब? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा बस आप लोग भी। जैसे देखिए हम लोग का ये क्या है? नस है। ये क्या है? नस है। कहीं का भी नस हो, हाथ का जो नस है जिसमें क्या होता है? रक्त बहता है। क्या बहता है? ब्लड बहता है। अगर यदि इस नस में, इस एक तरह से क्या हो रहा है? ब्लड बह रहा है, ठीक है। इस ब्लड में क्या होना चाहिए? ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा होना चाहिए। यह ग्लूकोज जो होता है, यह ग्लूकोज करता क्या? जी लिखें, ग्लूकोज करता क्या चीज़ है? यह नस क्या करता है? एक तरह से इसमें जो रक्त में, एक तरह नस के माध्यम से जो रक्त जो होता है गमन करता है, यह रक्त क्या करता है? इस ग्लूकोज को उठा करके कहाँ लेकर के आता है? यहाँ पे देखिए, ये जो आपका कीड़ा ऐसा जो ये जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब जो दिख रहा है, ये सब जो दिख रहा है, ये सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब करता क्या चीज़ है? यह ग्लूकोज आएगा कहाँ पे? जिसे देखिए, इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, इसको खत्म, समझ लीजिए कि ये एक आपका क्या है? कोशिका है।
यह कोशिका इतना बड़ा तो नहीं होता है, बस समाकार समझाने के लिए एक तरह से बनाए, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या होता है, रक्त के माध्यम से कहाँ घुसेगा, इसमें घुसेगा, कोशिका में। कोशिका क्या होता है, कोशिका समझिए ध्यान से, कोशिका ये पूरा जो क्षेत्र जो होता है, एक तरह से क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका कोशिका द्रव कहलाता है, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये सब क्षेत्र क्या होता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। जैसे ही ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज मतलब क्या होगा, ग्लूकोज जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, C6H12O6, यही होता है रासायनिक सूत्र। जैसे ही कोशिका द्रव में पहुंचता है तो यहाँ एक प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ता है, किस प्रक्रिया से, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रक्रिया से गुजरते ही यह क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है। कितना भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में। जहाँ C6H12O6 था, यह हो जाएगा अब C3H6O3। इधर भी क्या हो जाएगा, दो भाग में बटा, C3H6O3 दो भाग में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पाइरूवेट कहते हैं। इसको और आगे भी बताएंगे, ठीक है, पाइरूवेट कहते हैं। अब ये जो ये भी पाइरूवेट हो गया, ये भी क्या हो गया, पाइरूवेट हो गया, पाइरूवेट हो गया। इस समय क्या होता है, 2 ATP ऊर्जा बनता है। कितना ATP, 2 ATP। ATP क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। ATP क्या है, ऊर्जा का मात्रक। समझ ध्यान से, जैसे दूरी का समात्रक मीटर हुआ तो आपका केल्विन होता है, उसी तरह से हमको पता चलता है कि हाँ 2 ATP हमको ऊर्जा मिल गया है। ये ऊर्जा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, अभी बोल रहे हैं इसमें करते हैं, दौड़ रहे हैं उसमें करते हैं, ठीक है, 2 ATP बनता है। अब यही पाइरूवेट जो होता है ये कहाँ पहुँच जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पहुँच जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जिससे पहुँचेगा तो क्या होता है, देखिए पाइरूवेट जो होता है, समझिए ध्यान से, पाइरूवेट जो होता है, पाइरूवेट का यदि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, विखंडन होता है। एक तरह से क्या होता है, विखंडन होता है। किसका, विखंडन होने के फलस्वरूप, पाइरूवेट का माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन होने के फलस्वरूप क्या बनता है हम लोग का, एक तरह से मुख्य रूप से समझा दे रहे हैं, एक तरह से ATP बनता है। यहाँ पे भी क्या होता है, भरपूर मात्रा में ATP बनता है। कितना ATP बनता है आपका, 36 ATP बनता है। कितना ATP बनता है, 36 ATP बनता है। अब समझिएगा ध्यान से, यह ATP बना, यही हमारा क्या बना, ऊर्जा बना। यही हमारे शरीर के लिए क्या बना, ऊर्जा बना। इसी के माध्यम से हम लोग कुछ भी कर पा रहे हैं। यदि ये प्रोसेस नहीं होगा तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके हम लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, यह ग्लूकोज का मात्रा रक्त में बना रहना बहुत ज़रूरी है। रक्त में बना रहना बहुत ज़रूरी है। यही रक्त क्या होता है, आपके कोशिका तक पहुंचाता है। यहाँ आकर के यह जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया तक क्या करता है, आपको एक तरह से यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। ग्लूकोज को नहीं पहुँचेगा भाई तो यह ऊर्जा नहीं बनेगा हमारे शरीर में, हमारे शरीर कुछ भी कार्य हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, रक्त में जो पाया जाता है ना ये ग्लूकोज, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं हम लोग, रक्त वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, रक्त वाली शर्करा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रक्त वाली शर्करा कहते हैं, रक्त वाली शर्करा कहते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ फायदा करता है उसका अति हमको हम लोग के लिए नुकसानदेह भी होता है। जो फायदा करता है वह अति क्या होता है हम लोग के लिए नुकसानदेह भी होता है, ठीक ना। अब देखिए किशमिश हम लोग के लिए फायदा करता है। अब 2 kg किशमिश खा लीजिए, वो शरीर के लिए नुकसानदेह कर देगा। कोई भी चीज़ जो अत्यधिक होने लगता है वो आपके लिए नुकसानदेह भी होता है। अब कैसे नुकसानदेह होता है, या ग्लूकोज की मात्रा अगर यदि नॉर्मल रूप से ब्लड में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर ग्लूकोज की मात्रा हाई हो जाए, क्या हो जाए, हाई हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए आपके ब्लड में, तब क्या हो जाता है, तो एक तरह से एक उपाय हमारे शरीर में भी दिया गया है। यदि हाई हो रहा है ना तो अग्न्याशय ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, पाचन तंत्र में पढ़ा चुके हैं। वह इंसुलिन जैसे हाई होने लगता है ना ग्लूकोज, तो इंसुलिन क्या करता है इसको, ये इंसुलिन एक हार्मोन होता है। कौन होता है, एक इंसुलिन हार्मोन होता है। जब हाई होने लगा ना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को कहाँ करके जमा कर देगा, लीवर के पास जमा कर देगा। किसके पास, लीवर के पास जमा कर देगा। किस रूप में जमा कर देगा, ग्लाइकोजेन के रूप में जमा कर देगा। कौन, इंसुलिन कर देगा जमा। ठीक है भाई, जमा तो कर दे रहा था, जब हाई हो जा रहा था, अधिक होगा तब ना नुकसान होगा। जब हाई हो रहा था उसको इंसुलिन क्या कर रहा था, लीवर के पास जाकर जमा कर दे रहा था, तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी समस्या के कारण से क्या होता है, यही इंसुलिन कम बनने लगता है हम लोग के शरीर में। किसी बीमारी के कारण से ये इंसुलिन ही क्या होता है हम लोग शरीर में कम बढ़ने लगेगा। तो अब क्या होगा, इसमें अधिक हो जाएगा तो कौन इसको लीवर के पास पहुँचाएगा, कोई नहीं। तो इसका हाई पावर हो जाता है, ब्लड में ही बहुत ज़्यादा यह बढ़ जाता है, ब्लड में यह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग
जैसे देखिए चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी कह सकते हैं इसको, डायबिटीज या मधुमेह, क्या होता है, मधुमेह रोग कहते हैं इसको। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चीनी का बीमारी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर का बीमारी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अत्यधिक होना नुकसानदेह है, लेकिन लिमिट में होना हम लोग के लिए यह फायदेमंद है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। इसको हम क्या कहेंगे, हम रक्त वाली शर्करा कहते हैं। और एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से, आप अक्सर एक चीज़ देखे होंगे कि जो शराब का जो निर्माण होता है, क्या चीज़ का निर्माण होता है, शराब का निर्माण, शराब वाली शर्करा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग, शराब वाली शर्करा कहते हैं। इसी से क्या बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। शराब किससे बनाया जाता है, आपका अंगूर के रस से बनाया जाता है, क्योंकि फल का जो रस होता है उससे बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि फल के रस से ही बने। ठीक है, ऐसे चावल जो होता है, चावल से भी बना लेते हैं लोग। अच्छा एक चीज़ बताइए, कहीं चावल से बना लेता है, ठीक है, कहीं महुआ से बना लेता है, और कहीं ये फल से बना लेता है। मतलब जो फल से बना ले रहा है वो उच्च क्वालिटी का होता है, ठीक ना। अब महुआ से जो चावल से बना ले रहा है तो क्या होता है, उसका नॉर्मल क्वालिटी का होता है। तो अंत क्या कारण है, जो कि भाई सब चीज़ से बन जा रहा है। मुख्य कारण यह होता है कि जो चावल होता है, चावल में क्या होता है, चावल भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और महुआ भी क्या होता है, महुआ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो भी मीठा लगता है। ठीक है, और यह क्या होता है, ये जो अंगूर का जो रस हो गया, चाहे एक तरह से आपका जो भी एक तरह से अनार का रस हो गया, जो भी रस है, ये सब रस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप क्या होता है, सबसे ग्लूकोज होता है। यानी उसमें क्या पाते हैं, मुख्य रूप से ग्लूकोज पाया जाता है। अब ग्लूकोज को अगर यदि आप, किसको, ग्लूकोज को अगर यदि आप यीस्ट की उपस्थिति में, किसकी, यीस्ट की उपस्थिति में, यीस्ट क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है, जाइमेज। कौन एंजाइम होता है, जाइमेज। यीस्ट की उपस्थिति में अगर यदि, यीस्ट की उपस्थिति में अगर यदि विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का अगर यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या बन जाता है, आपका इथाइल अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका इथाइल अल्कोहल बन जाता है, इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब देखिए क्या हो गया आपका, तो ग्लूकोज मतलब क्या हो गया, C6H12O6। इसमें मैंने क्या हो गया, अगर यदि यानी यीस्ट की उपस्थिति, यीस्ट मिला देंगे उसमें। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, आपका जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या करेंगे भाई, हम नहीं देंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे, हम नहीं देंगे। बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन यदि हम करवाते हैं तो क्या हमको मिल जा रहा है भाई, मिल जा रहा है इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब क्या मिल जा रहा है, C2H5OH मिल जा रहा है। इथेनॉल बोलिए या इथाइल अल्कोहल बोलिए, ये मिल रहा है। तो एक बात और समझिएगा ध्यान से, अक्सर सुनते होंगे कि अभी तत्काल बिहार में शराबी जो जहरीला शराब जो होता है उससे मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। होता है क्या चीज़, देखिए ये जो शराब बनाने का प्रक्रिया जो फैक्ट्री में होता है, वहाँ क्या होता है, वैज्ञानिक लोग होते हैं, उनको पता होता है कितना मात्रा में कौन सा केमिकल देना है, कितना मात्रा में हमको जैमेज देना है, कितना मात्रा में हमको क्या करना है कि ये आपको अगर ग्लूकोज देना है। ये सब चीज़ मात्रा के बारे में उसको पता होता है, ठीक ना। वो कैलकुलेट भी करते हैं इतनी मात्रा में देना है, ठीक है। लेकिन जो चोरी छिपे जो बनाता है, गांव सब में एक तरह से देरा देहात क्षेत्र में सब जो निर्माण करता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है। वो सिर्फ यही जानता है कि हाँ हाँ हमको ये ग्लूकोज देना है और ये वाला देना है, और एक तरह से हवा नहीं देना है तो बन जाएगा, बस वो यही जानता है। और उसी आधार पे क्या करता है, वो बनाता है। यही अगर यदि जब तक वो इथाइल अल्कोहल बना ले रहा है तब तक ठीक है, और किसी मात्रा के गड़बड़ी के कारण से, मिस्टेक से अगर यदि वह मिथाइल अल्कोहल बना लेगा, क्या बना लेगा, मिथाइल अल्कोहल बना लेगा, तो मिथाइल अल्कोहल जो होता है, यह देखिए यह है क्या आपका मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है आपका इथाइल अल्कोहल, क्या है आपका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, हो गया इथाइल अल्कोहल हो गया। अगर यदि बनना चाहिए मिथाइल अल्कोहल, शराब कौन है, इथाइल अल्कोहल, क्या ये है शराब, ये है आपका शराब, ये बन रहा है तो ठीक है। अगर यदि इसी चीज़ का किसी कॉम्बिनेशन का गड़बड़ी के कारण से अगर यदि बाय मिस्टेक बन जाता है, जब मिथाइल अल्कोहल बन जाता है CH3OH, तो क्या हो जाता है, यह जहरीला होता है। यह क्या होता है, बहुत ही जहरीला होता है। इसके सेवन से व्यक्ति का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है, आँखों की रोशनी खत्म हो जाती है, बहुत तरह तरह की समस्या होगा, व्यक्ति का मरने का चांस लगभग तय हो जाता है।
इसलिए होता है कि अक्सर तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सब जो जहाँ भी होता है चोरी छिपे जो शराब बनाता है, ठीक ना, उन सबके पास एक तरह से क्या कीजिए, कोशिश कीजिए उस सबके पास कभी भी वो सब चीज़ नहीं करने के लिए। उसी के कारण से बिहार में बहुत ज़्यादा जो मौत हो रहा है, मुख्य वजह शराब, जहरीला शराब यही लोग बना दे रहा है। लोग को पता है नहीं क्या मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा मिलाना चाहिए, बस वो सिर्फ मिला देता है। यदि बन गया इथाइल अल्कोहल तो ठीक है, अब बन गया मिथाइल अल्कोहल तो वो भी ठीक है, उसको क्या, जो पिया वो मरा। चलिए क्या हो गया, इसको शराब वाली ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं भाई, शराब वाली शर्करा भी कहते हैं। चलिए अब इसके बाद क्या था आपका, ग्लूकोज का जो है लगभग कहानी खत्म है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, फ्रक्टोज के बारे में। क्या कितना हम हेक्सो शर्करा जो कितना बोले थे, हेक्सो शर्करा का वो था 3 गो था। कौन कौन था आपका, ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था और गैलेक्टोज था। अब क्या पढ़ेंगे हम फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है, फ्रक्टोज के बारे में। देखिए फ्रक्टोज को हम लोग कहते हैं फलों वाली शर्करा। क्या कहते हैं हम लोग, फलों वाली शर्करा। इसका मतलब क्या होता है, ये भी फल में पाया जाता है। ये क्या होता है, फल में पाया जाता है, समझे। ये किस में पाया जाता है आपका, फल में। मुख्य रूप से फलों वाली शर्करा कौन है, यह कौन आपका, यह फ्रक्टोज। देखिए ध्यान से, यह क्या होता है प्रकृति में, यह ना प्रकृति, जो प्रकृति से खुद से निर्मित नहीं, या प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं, या प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा। क्या, सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है। इसका मतलब जानते हैं, जो चीनी जो हम लोग खाते हैं, चीनी आता है उसमें आता है आपका मतलब कि अभी अथी मोनो पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीनी आता है आपका डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। सोच सकते हैं चीनी कितना मीठा होता है, ठीक ना, उससे यह लगभग दुगना, 1.5 से दुगना मीठा होता है यह फ्रक्टोज, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मीठा शर्करा कौन होता है आपका, यही होता है, फ्रक्टोज होता है। सबसे अधिक फ्रक्टोज होता है, उससे कम होता है आपका सुक्रोज होता है, उससे कम आपका होता है ग्लूकोज होता है, ठीक है। चलिए सबसे क्या होता है, यह प्राकृतिक रूप से सबसे क्या है आपका मीठी शर्करा है, ठीक है। यह किस में पाया जाता है, फल में पाया जाता है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। और तीसरा क्या था आपका, गैलेक्टोज। क्या था, गैलेक्टोज। देखिए ये गैलेक्टोज जो होता है, समझिएगा ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं दूध वाली शर्करा कहते हैं। गैलेक्टोज को हम क्या कहते हैं, दूध वाली शर्करा कहते हैं। यह किस में पाया जाता है, दूध में। यह क्या है आपका, दूध वाली शर्करा है। यह क्या है आपका, दूध वाली शर्करा है, ठीक ना। गैलेक्टोज को ये भी कहा जाता है ब्रेन शुगर कहते हैं, दिमाग वाली शर्करा कहते हैं। अगर यदि आप इसका इस्तेमाल अधिक करते हैं तब क्या क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या होता है, एकदम तंदुरुस्त रहता है। इसलिए देखते होंगे बच्चे से क्या, तो दूध बहुत अधिक मात्रा में पीने के लिए बोला जाता है, ठीक है। दूध का सेवन यदि बहुत अधिक मात्रा में आप करते हैं तो दूध में आपका क्या पाया जाता है, आपका गैलेक्टोज पाया जाता है। वो आपके ब्रेन को क्या करता है, डेवलप करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है। कौन आपका, यह गैलेक्टोज, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेन शुगर कहते हैं, यानी दिमाग वाली शर्करा। क्या कहते हैं, दिमाग वाली शर्करा, ठीक है। चलिए या इसको कह सकते हैं ब्रेन शुगर कहिए, ठीक है। चलिए लगभग आज तक इतना है, ठीक। मोनोसेक्राइड का जो है इतना की है। बचा है आपका पेंटोज शुगर में, बचा है आपका कौन, आपका RNA बचा है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बचा है, DNA बचा है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बचा है, वो भी आपका मोनोसेक्राइड के अंतर्गत है। वो कंप्लीट करेंगे कल लगभग क्या, कल ख़त्म कर देंगे कार्बोहाइड्रेट, कल प्रवेश कर जाएंगे हम प्रोटीन में भी प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। आज भर के लिए बस इतना ही।